अच्छा भाई, अच्छा लास्ट क्लास में वो एमसीक्यू डिस्कस करके आगे चल लेते हैं। ये रहा भाई, यही था वो एमसीक्यू। जूम कैसे होगा भाई? ये रहा। तो अच्छा जी, कहता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, स्क्रीन शेयर है, घर वालों को आवाज़ आ रही है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूँगा। जी, घर वालों को आवाज़ आ रही है, स्क्रीन आ रही है, काइंडली एक्नॉलेज करिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, वो एक एमसीक्यू था जिसमें ग्रुप में डिबेट हो रही थी या डिस्कशन हो रही थी, मेक इट डिस्कस। देखिए, इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, पहले छोटी सी बात ये सुन लीजिएगा। ये वो इकोनॉमिक कॉस्ट है जो आप सेक्रीफाइस करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट एक्वायर और गेन द अदर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई कि ज़ीशान भाई आप हमारे यहाँ जो है वो आके एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं या हेड बन जाएं डिपार्टमेंट के, और हम आपको जो है ना वो 2 लाख रुपए की सैलरी देंगे, लेट्स से। तो ये 2 लाख रुपए की सैलरी मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट है अगर मैं ज्वाइन करूँगा। तो मैंने इवैल्यूएट किया कि नहीं यार, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल प्रोफेशन। मैं पढ़ा के जो है वो कमा रहा हूँ, भले 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अभी भी मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं या 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो मैं अगर उस ऑप्शन को फॉरगो करता हूँ इन ऑर्डर टू मेक इट स्टे अलाइन विद द टीचिंग प्रोफेशन, तो वो जो पैसे मैंने छोड़े वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, मैं रोज़ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने आने के लिए मैं गाड़ी में फ्यूल डालता हूँ, ऐसे ही है ना। सो ये उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। पढ़ाने का जो बेनिफिट है उसके लिए जो मैंने उस जॉब को छोड़ा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ, मैं जो पढ़ाने आ रहा हूँ उसके लिए मैं रोज़ाना गाड़ी में फ्यूल डाल रहा हूँ, अब जितने का फ्यूल डाल रहा हूँ उसके लिए भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग होगी। तो हर एक इकोनॉमिक डिसीजन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो एम्पेरिकल रिस्पॉन्स है वो अलग होता है। सो मेक इट क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखता है कि अ टीचर यूजुअली मार्क एग्जामिनेशन पेपर ड्यूरिंग स्कूल ब्रेक, शी रिसीव 900, ठीक है, $900, ठीक है, शी रिसीव $900। Instead, this time she has decided to do some maintenance work on her apartment. अब वो जो ब्रेक था उसमें उसने कहा कि भाई जो मैं अपने अपार्टमेंट के ऊपर कोई मेंटेनेंस वर्क कराऊंगी, और उसके बाद कहती शी डिसाइडेड टू डू सम मेंटेनेंस वर्क ऑन हर अपार्टमेंट टू गेट समवन टू डू द वर्क वुड कॉस्ट ₹600। यानी कि वो काम कराने के लिए उसको कितने पैसे देने हैं, ये तो उसकी अलग कॉस्ट है, ये उसकी अलग कॉस्ट है जो उसको भरनी है। लेकिन अब वो ये काम कराना, उसने बोला नहीं यार ये मेंटेनेंस का वर्क भी ज़रूरी है, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो रही है। अब अगर मैं रोज़ाना कॉपी चेक करने जाता रहा तो मैं तो फिर ये काम कभी नहीं करा पाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी बिल्कुल रिसेंट, तो मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, तो मैं अगर पढ़ाने आता, अच्छा अब ज़रा देखना मैंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की। मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे 1 घंटे के लेक्चर के पैसे हैं 4,000 रुपये। मेरी 1.5 घंटे की क्लास है कितने हज़ार की, 6,000 रुपये की। अब मैं रास्ते में था, गाड़ी ख़राब हो गई, अब मैं यहाँ नहीं आ पाया, मैं छोड़ता गाड़ी वहीं पर और बाइक क्या करता और यहाँ आ जाता, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं फंस ऐसी जगह पे गया था, गाड़ी बिल्कुल ऐसे बंद हो गई थी कि वो धक्का लगा के साइड पे करके वो टाइम निकल गया सारा। और वो काम कितने का हुआ पता है? उस मैकेनिक ने मुझसे कितने पैसे लिए? 200 रुपये। अब मुझे पता है मैं मैकेनिक थोड़ी ना, बहन खुद कर लेता, अजीब सी बात। तो मैं 200 रुपये के काम के लिए मैंने 6,000 रुपये सेक्रीफाइस किए। लेकिन अगर मैं वो नहीं करता और मैं गाड़ी वहीं छोड़ देता तो मैं पूरे दिन जो मेरी सारी क्लासें हैं मैं उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करता।
कितना टाइम, कितना बाइक या कितना ऊबर, कितना करी, तो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। लेकिन अब वो जो 6,000, इस तरह मिसाल समझिएगा, वो 9,000 रुपये अब मुझे नहीं मिले या इस लेडी को नहीं मिले टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब, तो 9,000 उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्योंकि उस 600 रुपये को वो तो उसने उसको देने, समझ रहे हैं, वो 600 रुपये तो उसने उस मेंटेनेंस वाले को देने, वो कहाँ से निकाल के देने वो उसका मसला है। लेकिन अब जितने टाइम तक मैं वो काम करवाऊंगा या वो लेडी वो काम करवाएगी, उस टाइम पे वो क्या सैक्रिफाइस कर रही है, वो $900 सैक्रिफाइस करिए, दैट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मेकिंग द मेंटेनेंस वर्क एट योर होम। क्लियर? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सब PhD क्वालिफाई हो गए, ठीक है, ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। भाई इतनी डिबेट नहीं करते, कोई कॉन्सेप्ट होता है क्लास में पूछते हैं। अच्छा हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो काम खुद कर रही है तो $600 भी $600 भी तो बचा रही है। अच्छा, अब अगर वो 600 वो काम खुद कर रही है, एक तो यहाँ पे अब मैंने उसके आगे व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ द टीचर डिसाइडेड टू द मेंटेनेंस वर्क हरसेल्फ रादर देन मार्किंग एग्जामिनेशन, ऐसे ही है ना, तब भी वो 900 रुपये छोड़ लिए, तब भी वो 900 रुपये छोड़ लिए, वो 900 रुपये तो उसके गए, उस घर में खुद से कर ले, किसी से करवाई। देखो अगर किसी से करवाएगी तो वो कहीं और से सेक्रीफाइस करेगी, वो क्या करेगी वो जानती है, वो कैसे निकालेगी पैसे। लेकिन अब वो खुद करे, किसी से करवाए, ये तो तय है कि वो 900 रुपये अब उसको नहीं मिलेंगे, ये है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं वो फिर वो आप उसको इससे नहीं जोड़ेंगे। देखो उसने मेंटेनेंस तो करवानी है, खुद करे या किसी से करवाए, ये तय है कि जब वो मेंटेनेंस करवाएगी, करेगी या करवाएगी तो वो 900 रुपये नहीं कमा, बस, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ, जैसे ये कर ले कि वो पेपर ही चेक करे और वो 600 रुपये के लिए किसी और आदमी को हायर कर ले, तो अब वो जो बकिया है वो 300 रुपये उसके पास बचेंगे, 600 रुपये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अब ये फिर वो सिनेरियो बनाते जाओगे तो फिर वो अलग अलग चीज़ों को आप नहीं, पॉजिटिव वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो आप छोड़ रहे हैं। 900 का सेविंग थोड़ी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो तो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी वुड बी द सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट दैट यू हैव बीन डन इन ऑर्डर टू मेक इट एक्वायर द ऑप्शन दैट हैज़ टू बी मेक इट कैरी। इसको बंद कर दिया है। लास्ट क्लास में हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहे थे, उसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और एज एन आर्ट की बात की। आज फिर मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स डिफरेंट तरह के लॉज और थ्योरीज को डेवलप कर रहा है। आज फिर वो हमने कुछ सेंट्रल इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में बात की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। आज मैं और आप एक थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी याद रखिएगा, मैं फिर बता दूं कि इकोनॉमिक्स जितने भी लॉज और थ्योरीज को डिज़ाइन करती है, वो तमाम के तमाम लॉज, वो तमाम की तमाम थ्योरीज असम्पशंस पर रिलाय करती हैं। असम्पशंस आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ विच अज्यूम नॉट टू बी चेंज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप डिस्कस अंडर एनी पर्टिकुलर लॉ। मैंने कई सारी मिसालें दी थी, जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ गई, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों का सेविंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिनेरियो को ऐसे बोलूं कि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा, लेकिन इन कंपैरिजन विद दैट लोगों की जो नेशनल इनकम ग्रोथ है वो उससे ज़्यादा बढ़ गई, तो अब वो इन्फ्लेशन को कंपनसेट कर देगी। अब फिर सेविंग भी बढ़ेगी और कंजम्पशन। मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा 10% से, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ गई मेरा बेटा 30% से, 20% से, 25% से। नाउ यू आर एबल टू मेक इट कूप अप विद दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। अब आपकी इनकम बढ़ी है तो अब आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, बिकॉज आप मुल्क में जो इन्फ्लेशन है उसके कंपेरेटिव एंगेजमेंट के हिसाब से आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ी है। तो जितने भी सिनेरियो, जितने भी केसेस, जितने भी थ्योरीज, जितने भी वेरिएबल्स इकोनॉमिक्स में एसोसिएट होते हैं, इकोनॉमिक्स बेसिकली है ही है डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशनशिप है। महंगाई का, सुना मेरी बात, महंगाई का आपकी इनकम पे इफेक्ट आ रहा है, महंगाई का प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ रहा है, महंगाई का गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू पे इफेक्ट आ रहा है, महंगाई का लोगों के लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट आ रहा है, महंगाई का इंपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आ रहा है, महंगाई का हमारी एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है सर? जब महंगाई बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट
बढ़ जाएगी, और इम्पोर्ट कम हो भाई। देखो मिसाल के तौर पे ये फ़ोन हम अपने मुल्क में बनाते थे, बिजली महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, अब ये फ़ोन बन रहा है हमारे मुल्क में $10 का, बाहर से इंपोर्ट करें तो पड़ रहा है ये हमें $60 का। अक्लमंदी क्या है? तो इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट कम हो गई। अब ये डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक्स इसी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करती है एज अ प्रॉब्लम, एंड देन इकोनॉमिक्स ट्राई टू मेक इट प्रोवाइड द प्रैक्टिकल सोल्यूशन टुवर्ड्स दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन जब इकोनॉमिक्स को लॉ या थ्योरी डेवलप करेगी तो वो लॉ या थ्योरी चूंकि इंसान बना रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट हैज टू बी कैरी ओवर विद सम सॉर्ट ऑफ असम्पशंस। मैंने कहा बिलाल जाओ स्विच ऑन करो और फैन को स्विच ऑन करके फैन चला दो। बिलाल उठे और स्विच ऑन किया और फैन चल गया। कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसमें, है ना। बिलाल अगले दिन फिर आए, मैंने बोला बिलाल फिर यार फैन ऑन कर दीजिए, थोड़ा सर्कुलेशन हो जाएगा ये। बिलाल फिर उठे और फिर फैन को सर्कुलेट कर दिए, लेकिन आज फैन नहीं चला। अब दिमाग में कई सारी बातें आ सकती हैं। क्या क्या? सर फैन खराब हो गया, हो सकता है स्विच ही गलत ऑन किया हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना आ रही हो सर नहीं लाइट तो आ रही है सर। अच्छा लाइट आ रही है तो हो सकता है स्विच खराब हो सकता है फैन खराब हो सकता है फैन भी सही हो, स्विच भी सही हो, कनेक्शन लूज हो गया। बहुत अभी अब तो इसके रीजन पे रीजन आप निकालते चले गए। तो जब कल फैन चला था तो इट वुड बी हेल्ड कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन्स सेम। Assumption would be held constant to be require any particular relationship or theory or scenario that have been developed। आज क्लास होगी, बट ये क्लास कई सारी assumptions के साथ हो रही है भाई। अगर सुबह सुबह एक न्यूज़ अलर्ट आ जाती है आपके पास, हर मीडिया चैनल पे चल रहा होता कि भाई जो है ना वो वेदर जो अनप्रेसिडेंटली चेंज हो गया, एक तूफान कराची से टकराने वाला है, लोग एहतियात करें, तो भाई हम कोई जंगजू थोड़ी ना है कोई इकोनॉमिक्स के लिए जान देगी, यहाँ भी फंस जाए कहीं बारिशों में। हम क्या करते? क्लास कॉल ऑफ करते कि यार ऐसे मौसम में बच्चों को बुला लें, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। तो मैनेजमेंट की भी तो जिम्मेदारी है ना, कल को पेरेंट आके हमारे गले पड़ जाएंगे, यार इतनी बारिश हो रही थी आपने क्लास रख दी यार। आप भी बोलोगे नहीं यार एक्सपेक्टेड रेन है और शुरू हो गई है तेज़ बारिश सर हमारे इलाके में, सर ऑनलाइन कर लो फिर तो आप। या सर लाइट भी नहीं आ रही सर, अच्छा अक्सर बच्चों का मैसेज है लाइट नहीं आ रही हम नहीं ले पाएंगे। तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्लास कॉल ऑफ करनी है या हम रिकॉर्ड करके पोर्टल पे डाल देंगे, आप वहाँ से तो ऑप्शंस पे फिर बात की जा सकती है। तो अजम्पशंस ये हैं। आज मैं और आप उससे आगे बढ़कर इंशाल्लाह वो थ्योरी सजेस्टेड थ्योरी हम देखने जा रहे हैं जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। फ्रंटियर कहते हैं बाउंड्री को, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थ्योरी। अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सर पेन कहाँ रख के गए कहीं? ये If somebody have tissue paper, टिश्यू पेपर है? कहाँ चला गया भाई इसके मैकेनिक? क्या था इसका? चले आगे बढ़ते हैं। मैं एक पेन ले आता हूँ जब तक। हेडिंग डालें, इसको ड्रॉ करना है।
चलो जी, मैं और आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को देखने जा रहे हैं। हेडिंग आ गई। अच्छा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फ्रंटियर कहते हैं बाउंड्री को, रेंज, अहाता जिसे डिस्क्राइब किया गया हो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या बेटा? वी नो दैट कि अच्छा यार, ये अहमद सिद्दीकी भाई मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवाऊँ यार। दोज हु आर नॉट इन ग्रुप प्लीज़ मेक इट रिक्वायर। यहाँ से कोई एक बच्चा अपना नंबर दे वॉलंटरीली जो ग्रुप का एडमिन है। अबे कौन है एडमिन? किसने बनाया ग्रुप? कुछ तो कोई तो होगा भाई। जो मैंने मैसेज किया उस ग्रुप पे को किसने बनाया है? खुद ही कैसे बन गया? तो बोलो ना कौन था भाई? कौन है ग्रुप एडमिन? बुशरा कुरैशी इज द एडमिन। वो तो ऑनलाइन है सर। बुशरा आप हैं उस ग्रुप की एडमिन बेटा? मैं वो नंबर किस तरह से भेजूं अगर आप एडमिन हैं तो? अच्छा, बुशरा ने अपना नंबर दे दिया। आई विल राइट इट डाउन ऑन द स्क्रीन। सो प्लीज दोज हु वांटेड टू मेक इट ऐड बाय देमसेल्फ ऑन दिस ग्रुप, सो वो एक डिसेंट मैसेज, समझदारी वाला, वो गधों वाला मैसेज, डिसेंट मैसेज बहन को भेज देंगे सो शी कैन मेक इट मैनेज। बुशरा का नंबर मैं लिख रहा हूँ। बुशरा आपकी इजाज़त है मैं लिख दूँ? बुशरा इजाज़त है मैं लिख दूँ? मना कर देगी तो हम नहीं लिखेंगे भाई। 0 यार ये बेटा हम कहाँ से मैनेज करेंगे? इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास यार। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा किसी बेटी का नंबर लिखते हुए। हाँ ना, फिर वो कहाँ तक पहुँचेगा नोबडी नोज। तो आप मुझे भेज दो। किसी लड़की ने मुझसे बोला तो मुझे व्हाट्सएप कर दे बेटी है। खैर पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है क्या? देखो, वी नो दैट कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। वी नो दैट कि वी हैव लिमिटेड ऐसे ही है ना, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है मेरा बेटा? लिमिटेड है। विद इन दैट पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्सेज वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ बेनिफिट। तो अब इकॉनमी डिसाइड ये करेगी कि ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीडेड टू बी प्रोड्यूस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास ये एक पीस ऑफ लैंड है एज अ नेशन, और ये हमारा उस लैंड पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसे हम अपनी फैक्ट्री या अपना प्लांट, अपना प्रोडक्शन साइट कहते हैं, या अपना ऑफिस कह लो, जो दिल करे आप उसको कह लो। ये हमारा प्रोडक्शन साइट है, ठीक है। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो ग्रुप ऑफ फर्म को कहते हैं, गलत जगह पे गलत बात नहीं करते। बस एक यूनिट है जिसमें हम आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक हो गया। अब ये क्या है सर? ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो लैंड हो गया जिस पे मैं ये स्टार बना रहा हूँ, जिन चीज़ों पे मैं स्टार बना रहा हूँ, एक ये चीज़, एक ये लैंड हमारा, ये सब हमारे इनपुट रिसोर्सेज हैं। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सर? 4। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, ये है ना। तो अब कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बैठी हुई है जो इस पूरे वर्किंग मैकेनिज्म को क्या कर रही है? ऑर्गेनाइज कर रही है। ये भी एक इनपुट रिसोर्स हो गया। अब इस फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट तरह की मशीन्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट तरह के फर्नीचर्स हैं, इक्विपमेंट है ना, और दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं जैसे इस इदारे में आपको नज़र आ रही हैं। और ये लेबर है जिस लेबर ने काम करना है इस इंस्टीट्यूट के अंदर जाके, ठीक है। दैट इज अल्फा, बीटा और चार्ली। ये भी एक तरीके से देखें तो हमारा इनपुट रिसोर्स है ना। लेबर भी तो इनपुट रिसोर्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन ऑर्डर टू मेक इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने तय किया कि भाई हमारे पास जो हमारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या है? पॉसिबिलिटी ए, बी, सी और डी, ये हमने एक ऑप्शनल पॉसिबिलिटीज़ डिज़ाइन की, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब ये आ गया मेरे पास, ज़रा देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। एक जगह लिखा मैंने कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स समझते हैं क्या होता है, मैं बता चुका हूँ।
कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का फ़र्क, जैसे आपके घर में जितनी चीज़ें हैं, जैसे आप अपने पर्सनल बेनिफिट सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एंड कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। उसमें आपका फर्नीचर भी आ गया, अब्बा की गाड़ी भी आ गई, अपना घर भी आ गया, मशीनरी, इक्विपमेंट, ग्रॉसरी, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, सब कुछ आ गया जो आप अपने पर्सनल बेनिफिट में इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसमें रखे हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब कुछ उसके अंदर आ गया। ये कंज्यूमर गुड्स हैं। और ये आपके पास क्या है मेरा बेटा? अब ये कैपिटल गुड्स हैं सर, क्योंकि इकोनॉमी दोनों तरह की चीज़ों को बनाएगी, कंज्यूमर गुड्स को भी बनाएगी और कैपिटल गुड्स को भी प्रोड्यूस करेगी। सुन रहे हैं मेरी बात? सो ये कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स आ गए, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारा आएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज इकोनॉमिक डिसीजन लेने जा रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सो वी मस्ट हैव टू मेक इट पे एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमने ये अज्यूम किया कि भाई जो पॉसिबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तमाम पॉसिबल रिसोर्सेज को अगर हम यूज कर लें तो तमाम पॉसिबल रिसोर्सेज को यूज करके हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसके? कंज्यूमर गुड्स के। तो जब हम मैक्सिमम रिसोर्सेज को एलोकेट कर देंगे टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, तो ये तय है कि कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन हो जाएगी क्या? फिलहाल हम कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज सच नहीं है इन दो कमोडिटीज में। हाँ, अगर मैं 10 कंज्यूमर गुड्स बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज को अलाइन किया होगा, लेकिन इन कंपैरेटिव एनालिसिस अभी फिलहाल हमने कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे नहीं की। क्या? हाँ, वैसे समझाने के लिए आप कह सकते हैं। अब वो मैं उसकी अभी फिलहाल में उसकी रेवेन्यू का कंपैरेटिव, मैंने रेवेन्यू लिखी नहीं ना, तो मैं सिर्फ यूनिट्स लिख रहा हूँ, तो अभी हम उसी पे बात करेंगे। लेकिन कोई भी इकोनॉमी सिर्फ कंज्यूमर गुड्स से आगे नहीं बढ़ सकती, नॉट टू बी पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज वी नीड आउटपुट, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे? सर हमने तो सारी की सारी लेबर, सारी मशीन, सारा लैंड, सारा इक्विपमेंट, सारा फर्नीचर कहाँ लगा दिया है? कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन पे। सो वी डोंट हैव रिसोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। क्या करें भाई? सर रिसोर्सेज मस्ट बी डाइवर्टेड। क्या बोला मैंने? रिसोर्सेज मस्ट बी डाइवर्टेड फ्रॉम कंज्यूमर टू कैपिटल गुड्स, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही अब मैं इन तीनों लेबर में से किसी एक लेबर को कहां डाल दूंगा? कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में, कि भाई तुम यहां से बाहर निकलो और जाओ जाके बनाओ क्या? कैपिटल गुड्स, बिकॉज एज अ नेशन वी नीड बोथ कंज्यूमर एज वेल एज कैपिटल गुड्स। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। तो बताओ इनमें से किसको बाहर निकालें? ए को, बी को, सी को, किसको? क्यों, रिश्तेदार है आपका? सबसे पहले सी है, इसलिए सी को बाहर निकालें? नहीं, हम उसे बाहर निकालेंगे द वन हु इज बेस्ट in respect of producing capital goods and worst in respect of producing, अक्लमंदी यही है ना भाई, कि जो सबसे अच्छा है कैपिटल गुड बनाने में, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी तो सिमिलर नहीं हो सकती ना, कोई किसी काम में अच्छा है, ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे? एक ऐसे आदमी को बाहर निकालेंगे जो कंज्यूमर गुड बनाने में, बोलो भाई मुझसे बोलो, कंज्यूमर गुड बनाने में बुरा होगा, कैपिटल गुड बनाने में अच्छा। जब हम उसे निकालेंगे तो ये रैशनैलिटी के भी करीब है। क्यों? क्योंकि जब हम उसे बाहर निकालेंगे ना, अबे वो तो है ही माठा, वो तो है ही सुन, उसको तो आता ही नहीं कंज्यूमर गुड बनाना, तो उसके निकलने से कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन हम कैपिटल गुड बना लेंगे। आ जाओ भाई, कौन बनाएगा? उसने हाथ उठाया, सर मैं तो इंजीनियर हूँ, आपने मुझे पता नहीं किस चक्कर में लगाया, मुझे तो आता ही नहीं था काम, अब आप मुझे मशीन बनाने बोले, मैं वो बना के दूंगा जल्दी आपको। तो उसके बाहर निकलने से कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में कमी तो आएगी, लेकिन वो आएगी थोड़ी सी, और आउटपुट ज़्यादा बन जाएगा कैपिटल गुड। तो हमने इसको सेक्रीफाइस किया। ये हो गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 से 8, और यहाँ पर आ गई 1 यूनिट की प्रोडक्शन। बोलो मैंने कितने कंज्यूमर गुड्स को सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन कैपिटल गुड?
इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैंने कह दिया, इस वेरिएबल को नाम दिया x, इसको नाम दिया y, फॉर्मूले की जगह छोटी है इसलिए xy कह रहे हैं। तो चेंज इन x कब मुमकिन हुआ? व्हेन वी मेड चेंज इन y। ये फॉर्मूला हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। फॉर्मूला समझ आया क्या? ये जो ट्राइंगल बनाया सर ने, इसको कहते हैं डेल्टा change. So change in consumer capital goods can only be made when we have to make change in consumer goods. Capital goods में change उसी वक्त आ सकता है जब हम consumer goods को, so that would be called an opportunity cost. So sir, एक capital good बनाने की opportunity cost 2 consumer goods हैं, ऐसा ही है ना? मैंने कहा नहीं जी, मुझे और पॉसिबिलिटीज देखनी है, मैं और क्या क्या कर सकता हूं। तो भाई क्या करेंगे सर? अब आपकी एक लेबर कहां चली गई है? कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में, और बकिया 2 क्या काम कर रही हैं? कंज्यूमर गुड्स। अब अगर मुझे मजीद कैपिटल गुड्स बनाना है तो क्या करूं? एक और लेबर को निकालूंगा। तो जब मैं एक और लेबर निकालूंगा तो फिर कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में कमी आएगी। बोलो, पहले जितनी कमी आएगी पहले से ज्यादा कमी आएगी या पहले से कम कमी आएगी? सर पहले से ज्यादा आएगी रैशनैलिटी की बेसिस पे, क्योंकि ये वो आदमी होगा जेनरिकली जो पहले वाले के मुकाबले में कंज्यूमर गुड बनाने में थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन कैपिटल गुड बनाने में थोड़ा सा बुरा होगा। जैसे आप क्रिकेट मैच खेल देखते हैं ना, कभी तो देखा ही होगा। तो बैटिंग कौन करने आता है भाई पहले? मतलब वैसे जर्नलाइज बात करें, बाबर रिजवान का नाम ना लें, ऐसे बोलें कि भाई जो सबसे अच्छा बैट्समैन होता है ना टीम के पास, उसको सबसे पहले आप भेज देते हैं। और फिर उसके बाद 1 डाउन पे कौन आता है? जो थोड़ा सा उसके बाद अलाइंड हो, थोड़ा सा एवरेज बेहतर हो, रोक भी सके, अगर विकेट गिरे तो वो लीड कर सके मैच को, ऐसे ही ना। और फिर जैसे हम नीचे आते जाते हैं उनका हायरार्किकल ऑर्डर डिस्टर्ब हो, फिर वो बॉलिंग में अच्छे होते रहते हैं और बैटिंग में बुरे हो रहे हो। बस दुनिया में शायद ही ऐसी कोई 5-6 मिसालें आपको मिलेंगी कि कोई एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग में भी ओपन करता है, बॉलिंग में भी ओपन करता है। ऐसी गिनती की 1 या 2 या 4 या 5 मिसालें आपको मिलेंगी। मतलब हम जब क्रिकेट देखा करते थे, अब तो टाइम भी नहीं और इतना मूड भी नहीं होता, तो वो हमने हमारे टाइम में एक वो होता था, वो शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया का था, एक जैक कैलिस था साउथ अफ्रीका का, वो बॉलिंग में भी ओपन करता था और बैटिंग में भी करता था। इसी तरह वो बांग्लादेश का एक प्लेयर है, वो भी अक्सर बॉलिंग में भी ओपन करता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो ऐसी गिनती के कोई 1 आधे 2, शाहिद आफरीदी कभी कभी ऐसा करते थे कि बॉलिंग में भी ओपन कर दिया, पिच के हिसाब से देखते हो बैटिंग में भी कर दिया। तो ऐसी मिसालें एक्सेप्शनल हैं। तो एक्सेप्शन लॉ नहीं बनता, जर्नलाइज चीज़ें लॉ बनती हैं। तो जर्नलाइज सिनेरियो में क्या होता है भाई? जो अच्छा बॉलर है वो पहले बॉल करेगा, जो अच्छा बैट्समैन है वो पहले बैटिंग करेगा, दूसरे नंबर पे वो आएगा जो पहले वाले के मुकाबले में बॉलर कम अच्छा होगा लेकिन बैट्समैन डेफिनेटली थोड़ा सा ऐसा है। ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसके पीछे कोई कॉमन सेंस है। तो अब जब मैं बाहर निकालूंगा इस वाले आदमी को या किसी भी एक आदमी को जिसका मैं जो माथा है वो लाल कर रहा हूं, अब ये जब बाहर निकलेगा तो अब जो चेंज आएगा वो पहले के मुकाबले में होगा थोड़ा ज्यादा, और फिर दूसरा यूनिट बन जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई? 3, 1:3 का रेशो हो गया। और अब जब मैं आखिरी लेबर भी निकाल दूंगा, मैंने इसको भी बोला कि जाओ तुम भी जाके कैपिटल गुड बनाओ, तो अब यहाँ प्रोडक्शन हो गई 0 और यहाँ बनने लगे कितने यूनिट्स? तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 1:5। ये 5 कहाँ से निकाला? 0 और 5 में कितने का चेंज? 8 और 5 में कितने का चेंज? 10 और 8 में कितने का चेंज? तो क्या तुम ये नोटिस नहीं कर रहे कि हर बार जब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखता हूं तो हर बार वो पहले के मुकाबले में बढ़ती जा रही है? इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्किल सेट दैट लेबर हैव बीन पोजेसिवली एक्वायर्ड बाय देमसेल्फ। तो वो जो स्किल सेट उनका वो अलग है। तो इसका जो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आया, कौन सा कॉन्सेप्ट आया? लॉ ऑफ, नहीं पूरा बोलो बेटा, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ये लिख लेंगे लाजमी यहाँ से। बढ़ाना बेटा, लेबर जा रही है ना कैपिटल गुड बनाने के लिए, तो बढ़ रहा है। एक तरफ से कंज्यूमर गुड कम हो रहा है, कैपिटल गुड बढ़ रहा है। जब लेबर ही खत्म हो गई है, अब तीनों लेबर वहां चली गई तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन जीरो हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा कमी नोटिस कर रहे हो कब आई है? हाँ, जब लास्ट यूनिट लास्ट लेबर गया ना तो सबसे बड़ी कमी आई। क्यों? क्योंकि जो आखिरी आदमी कंज्यूमर गुड बना रहा होगा सेंसिबिलिटी के हिसाब से वो सबसे अच्छा होगा, वो सबसे बेहतर होगा। तो जब हम उसको भी बाहर निकाल देंगे तो कंज्यूमर गुड्स में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स थोड़े से बनेंगे। ये इनएफिशिएंसी है, लेकिन अब वो एक स्केल हमें डेवलप करना है तो हम सारा बना रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम। तो अब ये क्या हो गया? रेंज हो गई। अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैक्सिमम कितने यूनिट, ये देखो मैंने एक्सेस बनाया, जरा समझना, मैंने एक्सेशन ड्रॉ किया, वाई एक्सेस पे रखा कंज्यूमर गुड, मैक्सिमम कितने गुड्स बन सकते हैं कंज्यूमर बोलो 10, कैपिटल कितने बन सकते हैं 3। ये आ गई फ्रंटियर बाउंड्री रेंज। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स 10 यूनिट्स, maximum amount of capital goods 3 units. It would be the maximum quantity. Production possibility का है क्या? definition सुनना. It represent the maximum quantity of two alternative goods an economy can produce with the resource available to it and within the given state of technology. दोबारा बोलेंगे. It represents the maximum quantity. Maximum quantity किधर आ गई? 10 यूनिट कंज्यूमर गुड, 3 यूनिट कैपिटल। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ 2 अल्टरनेटिव गुड्स। 2 अल्टरनेटिव का मतलब मुताबादिल, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कंज्यूमर नहीं तो कैपिटल, कैपिटल नहीं तो, अब दिमाग में कि सर सिर्फ यही 2 बनेंगे। वो भाई असम्पशन के साथ चल रही है, हर चीज़ की एक अपनी लिमिटेशन है। क्या आप पीआरसी में सिर्फ इतने ही बच्चे पढ़ा सकते हैं? नहीं, और भी पढ़ा सकते हैं। बैच बनेगा तो एक बराबर वाली क्लास और इंगेज करेंगे, ऊपर भी कमरे हमारे पास हैं। तो असम्पशंस इसके साथ अपनी लिमिटेशन। तो मैक्सिमम क्वांटिटी है 2 अल्टरनेटिव गुड्स की। एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द रिसोर्स अवेलेबल टू इट। रिसोर्स आपके सामने ये है ना, लेबर है, लैंड है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है। विद द रिसोर्स अवेलेबल टू इट एंड विद इन द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद हो गई डेफिनेशन? अभी आ रही है, लिखी हुई भी आएगी। सर सपोज करते हैं सारे लेबर जो एक फर्म ने अपने पास रखे हैं वो सब वही है ना, स्किल सेट वाले सब अच्छे हैं, तो उस वक्त तो चेंज इतना मैटर नहीं करेगा। नहीं, फिर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, फिर आएगी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो भी कांस्टेंट है, लेकिन उसका फायदा तो नहीं होगा। फायदा होगा नहीं होगा वो एक अलग डिबेट है, आउटपुट तो बन जाएगा उससे। जैसे भाई ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों लेबर अल्फा बीटा चार्ली बिल्कुल एक जैसे होते, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? इंसान है ना, मशीन तो नहीं है। जैसे आप 3 लड़कियां क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बन गई, इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के बनी, फर्गूसन से आपने अपना ऑडिट कंप्लीट किया, तीनों हमेशा एक ही क्लाइंट के पास गई ग्रुप की तरह, और तीनों एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही स्टेज पे आपको कॉन्वोकेशन में सर्टिफिकेट अवार्ड हो गया। अबे नो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, नो अभी बावली है क्या? मतलब उन्होंने स्टेज पे भी साथ बुलाया कि भाई बेंजामिन सिस्टर को साथ मिलेगा, सपो अज्यूम। अभी क्या है? अबे अज्यूम कर रहे भाई। तो अब अगर ये ऐसा हो भी जाए तो तीनों का स्किल सेट एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन चलो अगर ये अज्यूम कर भी लें तो फिर क्या होगा सर? फिर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास थे 4 लेबर, तो हर बार क्या होगा, आपको 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 का जवाब आएगा, यानी कि हर बार आप 2.5 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे। 5 लेबर है तो 2 सेक्रीफाइस करेंगे, 1 बनाने के लिए 2, क्योंकि वो सेम रेशो आ जाएगा। लेकिन यहाँ रेशो सेम नहीं हो सकता बिकॉज हर लेबर की स्किल दूसरे से अलग है मेरा बेटा। सो ये एक छोटी सी बात है जो समझने की है। फिर तो ऑप्शन ही खत्म हो गया ना इकोनॉमी के पास, फिर तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, फिर तो वो हो ही नहीं सकता, कि काम ही नहीं हो सकता इस तरीके से। ये है, तो हम अब इसको मिटा देंगे। जो मैंने रफली सा एक एरिया लिखा था, अब ये सब मैं
नोट्स में है यहाँ पर, तो हम इसको देख लेते हैं वहाँ से। घर वालों को क्लियर है? वेरिएबल चेंज करें तो बिल्कुल आ सकता है, कोई उससे मसला नहीं है, आ सकता है, न्यूमरेटर में भी आ सकता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व, also known as PPC, represent the maximum combination of two alternative goods an economy can produce with the resource available to it and within the given state of technology. अच्छा, अब इसके assumption सुनिएगा मेरी बात। assumption स्टडी टेक्स्ट में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मैं लिखवा रहा हूँ, अलग से लिख लेंगे। पहला assumption, assumptions लिखवा रहे हैं सर, याद से लिख लेंगे, कभी एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। पहला अजम्पशन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है? अजम्पशंस क्या है सुन लीजिएगा। पहला अजम्पशन, दुआ फारिया कह रही है ए टू डी कम हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रहा है। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है ना बेटा, 1:2 था, 1:3 हुआ, 1:5 हो गया। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना मेरी बेटी। अबे जवाब नहीं निकालना इसमें, वो अंग्रेज जवाब निकालेंगे तो कम होगा। वो रेशो है बस, उसका फ्रैक्शन नहीं करना है। रेशो है वो कि इतने लेबर इतने से यूं रिप्लेस हुए तो ये यूनिट कम हुआ तो इसके इतने यूनिट बढ़ गए, उसको फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना। सही है मेरी बेटी? ये फर्स्ट चैप्टर ही बस अब ख़त्म कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलूँ आगे। चलूँ, रेशो यही होता है ना बेटा, एक वैल्यू के लिए दूसरी वैल्यू को सेक्रीफाइस करना, ये रेशो ही है ना मेरा बेटा। दो वेरिएबल्स के दरमियान जो एक एम्पेरिकल रिलेशन है उसी का रेशो बनता है ना। चलूं आगे। पहला अजम्पशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव गुड्स, fixed resources, नहीं, उसको हमजा सिर्फ वहां तक लिखना है, उसको कैलकुलेट नहीं करना मेरा बेटा। सिर्फ एक्स ऑन वाई का रेशो लिख के छोड़ देंगे, उसको कन्वर्जन नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना उसको। क्या लिखा जी? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव गुड्स। दूसरा कॉम्बिनेशन फिक्स्ड रिसोर्सेज। तीसरा लिख रहे हैं कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं, टेक्नोलॉजी है, मैन मेड है ना, रिसोर्सेज में सब आ गया। फिक्स्ड रिसोर्सेज, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव गुड्स। एक और आ रहा है, जहन में नहीं आ रहा है, याद आता है तो बता देता हूँ, ठीक है। एक और है, वो जहन में अभी नहीं आ रहा मेरे, क्या है वो? फिक्स्ड रिसोर्स हो गया, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव गुड्स हो गया, और पहला तो यही लिखवा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव गुड्स हो गया। उसके बाद एक और है, अभी आता है जहन में तो लिखवा देता हूँ। अब देखिए ज़रा लिखा हुआ है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई। अभी इसकी हम डायग्राम देखेंगे तो ये करेक्टरिस्टिक अब विजुअलाइज होना शुरू होंगी। आप ये दिखता कैसा है, हाउ इट्स लुक्स लाइक, मतलब इसका फ्रेम कैसा है, इसका सुन रहे हैं मेरी बात, इसका जो रिजल्टेंट है, इनका फाइनल इम्पैक्ट है वो किस तरह से नज़र आएगा। तो इसके दो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये दिखेगा कैसा।
एक तो न्यूमेरिकल इंगेजमेंट हो गया, टेबुलर प्रेजेंटेशन देगा आपने कि ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस हो गया, एक थ्योरी हो गई जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन हाउ इट्स लुक्स लाइक, ये कर्व है कैसा बनेगा। देखो ना आप डिफरेंट तरह के कर्व्स बनाते हैं ना मैथ्स में, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब बनाते हो ना, लीनियर है, पढ़ भी रहे होंगे मैथ्स में इक्वेशन के अंदर, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, कई सारे मोमेंटम्स है ना। तो इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1 ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और दूसरा ये कौन, बोलो भाई, कॉनकेव टू दी ओरिजिन है, दोनों लिखे हुए। पहला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या लिखता है सर, द रीजन फॉर बीइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग इज दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड रिसोर्सेज मस्ट बी डाइवर्टेड फ्रॉम अदर, because we know that we have limited resources. If we wanted to produce more of capital goods, we must have to sacrifice the production of consumer goods, or if we wanted to produce more of consumer goods, we must have to divert resources from capital goods. So there must be an opportunity cost, और कैसी opportunity cost, increasing opportunity cost, because reason क्या है उसका, इसका रीजन क्या है सर, वो अगला रीजन है, द रीजन फॉर बीइंग दैट कॉनकेव टू द ओरिजिन इज बिकॉज सम ऑफ द रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग गुड A and some of the resources are better at producing good B, because resources are not equally efficient in respect of producing both of the commodity. और अगर सर वो इक्वली एफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा, तो पर पीपीसी लीनियर बन जाएगा, तब कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। हाँ वही जो आपने बात की थी, फिर कॉनकेव नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी डायग्राम देखेंगे। तो दो रीजन है, एमसीक्यू में आया है, ये एमसीक्यू में आया है, कैसे आया है, पीपीसी, सुनना मेरी बात, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज, अब नीचे ये रीजनिंग ऐसे दी हुई है, 4 रीजनिंग, तो अब आपको पहचानना है क्यों है भाई कॉनकेव क्यों है, बिकॉज सम ऑफ द रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग गुड, ए और बी और एक्स वाई वेरिएबल तो कुछ भी देते हैं, एंड सम ऑफ द रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग गुड बी, हमने एक्स वाई बोला था। नहीं ये नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्किल सेट ऑफ द लेबर, हमें हर बार कंज्यूमर गुड्स को पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन कैपिटल। अभी डायग्राम बना के समझाते हैं, चलें आगे, चलें आगे। ये रीज़न लिख लेना, ये रीज़न एमसीक्यू में आए हुए, ये रीज़न एमसीक्यू में आए हुए, स्टडी टेक्स्ट के ही लिखे हुए रीज़न है। हाँ अभी अभी समझा, डायग्राम बनाते हैं फिर उसको दोहरा लेते हैं। चलूँ आगे, घर वाले रिस्पॉन्ड करें बेटा, आगे बढ़ूं। अब ज़रा देखिएगा, ये आपके सामने वो स्केजुअल आ गया, ऐसे ही है ना, पहला मैंने भी इत्तेफाक से यही लिखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ही कोई रेशो आ रहा था आपके पास। ये अब आप वेरिएबल दे दें, कंज्यूमर कैपिटल गुड्स बनाने के लिए आप कंज्यूमर गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमआरपीटी का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या आसान लफ्जों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मैं और आप क्या कहते हैं मेरा बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं सर। चलूँ आगे, अब आइए डायग्राम देखते हैं। पहले से सुनिएगा मेरी बात, मैं पहले इसको हम इसको खुद ड्रॉ करते हैं, फिर हम ड्रॉ होके तो आ जाएगी, नोट्स में तो है ही। ज़रा देखिएगा, मैक्सिमम कितने यूनिट थे कंज्यूमर गुड्स के, और मैक्सिमम कितने यूनिट्स थे
ऐसे ही है। अब डेफिनेटली इक्वल गैप्स होंगे उसमें, मैं उसको तो माशाल्लाह आप समझदार बच्चे हैं, स्केल बनाना तो आता ही होगा सारों को। अब ये अगर 10 है तो कहीं मिड में यहाँ पर 5 होगा, ऐसे ही है ना, 0 से 5 का डिफरेंस है, उतना ही 0 से 10 का है। इसी तरह ये 1 होगा, ये 2 होगा और फिर 3 होगा, ऐसे ही है ना मेरा बेटा। ये तो वैल्यू असाइन कर लेंगे, इसमें एक एग्जाम में बनानी तो नहीं है डायग्राम आपको, लेकिन माशाल्लाह स्केल तो अभी मैथ्स में भी सीखेंगे, यहाँ भी पहले भी कभी तो ग्राफ पेपर तो यूज़ किया होगा, है ना, सही है, उसमें तो मुश्किल नहीं है। तो मैंने एक मैक्सिमम क्वांटिटी ले ली एक्स की और एक मैक्सिमम क्वांटिटी ले ली वाई की। अब क्या है ज़रा समझिएगा। पहली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कहाँ पे की, सुनिएगा ध्यान से। सर देखिए मैंने 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया, रेट से ही कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर है। सर हमने पहला यूनिट 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया और 1 यूनिट को प्रोड्यूस कर लिया। ये जो ग्रेडियंट, इसे कहते हैं ग्रेडियंट, ये जो बना है ना, ये क्या है पता है, ये स्लोप है कि 1 यूनिट सेक्रीफाइस करके 1 यूनिट को प्रोड्यूस। ये जो वर्टिकल लाइन है ये चेंज इन एक्स या वाई, जो भी आप वेरिएबल एक्स वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ना, ऐसे ही हम कर लेते हैं। ये है चेंज इन वाई, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ये क्या है, यही क्या है, चेंज इन एक्स कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी मेड चेंज इन, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, फिर हमने पहले 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए थे, फिर हमने कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए मेरा बेटा, 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए और 1 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, ऐसे ही है। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो ये जो वर्टिकल वाली लाइन है, सुन रहे हो, ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या हो गई, ये पहले के मुकाबले में थोड़ी सी बढ़ गई ना, बिकॉज अब आप 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इट प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ, बोलिए, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड, ये आ गया सर। फिर क्या हुआ, अब आपने 5 यूनिट सेक्रीफाइस किए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 3rd यूनिट, ऐसे ही है। अब जब आप इन सारे कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करेंगे, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, तो एक कर्व फॉर्म होगा, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जरा देखते हैं, ज्वाइन करते हैं। इट इज बो आउटवर्ड, बाहर की तरफ फैला हुआ। इट इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन, ये लीनियर बने ही नहीं सकता, आप जोड़ के देख लें नहीं बने। इट इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन बिकॉज सम ऑफ द रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग गुड X and some of the resources are better at producing gold. Why? That is why it is concave to the origin. Bow outward, BOWED, बाहर की तरफ, जैसे बलून होता है ना, इसका एक्सपेंशनल एंगेजमेंट ऐसा हो गया, बाहर की तरफ एक्सपेडाइट करेगा। क्लियर? That what it is called increasing opportunity cost. क्या बोला बॉस? Increasing opportunity cost. ज्वाइन करके देख लो, कर्व बनेगा, ये देखिए, सही है, ये कॉनकेव टू दी ओरिजिन डेवलप हो। इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आइए ज़रा देख लें, ये बन गया हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन। ऐसे ग्रेजुअली एक एक करके सारे कॉम्बिनेशंस को अलाइन कर लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन। ज़रा पॉइंट्स को ज्वाइन किया, खुद देखिए, कर्व बना है, ठीक है। और हर एक पॉइंट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि मैं कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटी ए से बी पर आया, पॉसिबिलिटी ए से पॉसिबिलिटी बी पर आया, हैव टू पे एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बी से सी पर आया, अगेन आई हैव टू पे एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सी से डी पर आया, अगेन आई ऑल्सो हैव टू पे एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो पीपीसी रिप्रेजेंट various combination of 2 alternative goods an economy can produce with the resource available to it and within the given state of technology. It is downward sloping, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, it is downward sloping because in order to produce one good, resources must be diverted from other. ऐसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, इट इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन, बो आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा, इट इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन बिकॉज
हाँ, some of the resources are better at producing good A and some of the resources are better at producing good B. शाबाश, याद हो गया? भूलोगे तो नहीं नालायकों. बस इससे रिलेटेड कोई MCQ आए, वी आर रेडी टू मेक इट रिक्वायर. अब यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे इससे आगे के, इससे आगे अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी MCQ में अक्सर आए हैं. और PPC के MCQ अक्सर बच्चे के आता है. समझो अगर यहाँ पे 60-70 बच्चे बैठे हैं तो 60 में से 40 बच्चों का PPC का MCQ आ जाएगा. ये मोस्ट रिक्वायरिंग MCQ है पहले चैप्टर का, तो इसको ध्यान से देखेंगे. अब इससे रिलेटेड जितनी बातें मैं एक एक करके हम सब इसको कर लेंगे. चलें, अब आइए. हाँ, डाउनवर्ड स्लोप बनता ही उस वक्त है जब एक वेरिएबल को, जैसे हम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमर गुड्स को कम करते जा रहे हैं तो ही कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है. हाँ, ये सही इन्वर्स रिलेशन है इसमें. डाउनवर्ड स्लोप उसी सूरत में. अच्छा, तो आप रिवर्स चलेंगे, फिर आप यहाँ से कम करोगी तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा. आगे आइए. अच्छा, अब सुनिएगा भाई, देखो ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं जिसको हमने अल्फ़ा बीटा चार्ली बोला, ये बीटा हो गया, ये चार्ली हो गया. अब ज़रा समझिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना जिसको मैं अब रेड कलर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है. मैंने इसको कॉम्बिनेशन नहीं बोला, मैंने क्या बोला था, पॉसिबिलिटी. मगर ये रैशनल एलोकेशन नहीं, ये रैशनल एलोकेशन नहीं है कि आप सिर्फ कंज्यूमर गुड बना लें या सिर्फ कैपिटल गुड बना लें. ये रैशनल एलोकेशन नहीं है, रिसोर्स का स्मार्ट यूटिलाइजेशन नहीं है. बस ये है कि भाई एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है. जैसे मिसाल के तौर पे आज का टाइम टेबल बने और सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक आपकी एक ही सब्जेक्ट की क्लास लगा दी जाए तो साल के आखिर में वर्कशॉप में तो हज़म हो जाएगी. लेकिन आप बोलेंगे ना कि भाई एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट की, आप बोलोगे ये कैसा टाइम टेबल है भाई, ये तो एलोकेशन ही सही नहीं है. अब एक ही दिन हम अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते, आप बहुत अच्छा आपको लगता होगा अकाउंटिंग या मैथ्स या वॉटेवर, लेकिन आप थक जाओगे, बोलोगे सर कितना क्या, मतलब सुबह 9 से रात 9 बजे तक अकाउंटिंग पढ़ेंगे और हम 3 चैप्टर ख़त्म कर लेंगे आज. तो सर ऐसे तो हमें समझ नहीं आया, कोई मसला हुआ हम कैसे पूछेंगे. तो ये रैशनल एजुकेशन क्या है कि भाई सुबह क्लास होगी अकाउंट्स की, फिर होगी इकोनॉमिक्स की, फिर थोड़ा ब्रेक होगा, फिर बिजनेस हो जाएगी, फिर अभी अगले दिन आएंगे. तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के हम चलते हैं ना. तो ये रैशनल एलोकेशन नहीं है. रैशनल एलोकेशन क्या है सर, ये जो दो कॉम्बिनेशन, देखो PPC की भी डेफिनेशन क्या थी, रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्डर. तो कॉम्बिनेशन कहाँ है, ये समझ रहे मेरी बात. अरे भाई कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का होता है, बाकी खाली एक्स का और खाली वाई का कॉम्बिनेशन होता है. पेंडू बातें नहीं कर रहा ना. कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का बनेगा, 3 का बनेगा, 4. ए मैं बोल तो ना, सुन तो ले, A और D पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है. देखिए खाना खाते हैं, मैं खाली एक तंदूर की रोटी आपके हाथ में पकड़ा दूँ, वो बहुत मजबूरी हो तो आदमी खा लेगा कि भाई कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो मिलने के लिए, पानी से खा लेगा या कुछ. लेकिन अगर आप देखें वो जो बेचारे मांग रहे होते हैं वो भी होटल के बाहर रोटी लेके खड़े होते हैं कि यार सालन दिला दो आप. कॉम्बिनेशन डेवलप करते हैं ना हम.
दुआ फारिया कह रही है पुरानी पुरानी क्लासेस को रिकॉर्डेड देख लो बेटा, और जहाँ कोई मसला आया आप मुझे वॉइस नोट करेंगे, इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है? सही है बेटा। तो कॉम्बिनेशन दो है। अब ज़रा समझिएगा, ये जो कर्व है, इस कर्व को मैंने नाम दिया, सपोज करिए मैंने नाम दिया y और x कर्व, कोई भी नाम दे दें आप, PPC कर्व 1 दे दें, 2 दे दें, नाम तो रख सकते हैं ना, XY कर्व दे दो, या इसको नाम दे दो PPC1। ठीक हो गया? ठीक हो गया? अब ये क्या है ज़रा समझिएगा, ये जो XY कर्व है इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो समझने की है। सर ये वो अटेनेबल PPC है, क्या बोला मैंने? ये वो अटेनेबल PPC है वो जिसे हम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एक्वायर, कॉम्बिनेशन तो सैकड़ों है इस एक्सिस पे भाई। कॉम्बिनेशन अगर मैं एक डॉट यहाँ लगाऊं तो क्या ये कॉम्बिनेशन नहीं है? है, जोड़ो, ये कॉम्बिनेशन है। मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाऊं तो क्या ये कॉम्बिनेशन नहीं है? है। कॉम्बिनेशन तो इसमें कोई इनफिनाइट कॉम्बिनेशन है भाई। अगर मैं एक एक्सेस बनाता हूँ, उस एरिया को डिफाइन कर देता हूँ, तो कोई मुझे बताए इसमें कितने कॉम्बिनेशन है? तो इनफिनाइट कॉम्बिनेशन है। तो ये वो कॉम्बिनेशन हैं बी और सी जो अटेनेबल हैं विद द रिसोर्स अवेलेबल टू इट एंड विद इन द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, उसमें से ये हमारे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। सो एक्स वाई कर्व इज एन अटेनेबल पीपीसी एंड इट शोज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। नया कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। क्या शो कर रहा है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किसे कहते हैं? जहां आप अपने तमाम रिसोर्सेज को फुलेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर लें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट। दोबारा बोलो। सो पीपीसी इज एन अटेनेबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या ऐसे कह लो कि एक्स वाई, वाई एक्स या एक्स वाई कुछ भी नाम दो, या PPC1 इज एन अटेनेबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि ये वाला कर्व जिसको मैं नाम दे रहा हूं PPC1 इज एन अटेनेबल, सुन रहे हो, इज एन अटेनेबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व which shows the maximum combination of two alternative goods an economy can produce with the resource available to it and within the given state of technology। सही होगी? तो ये वो कर्व है जो अटेनेबल है और इट शोज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। क्या मतलब सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? द मैक्सिमम आउटपुट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। इससे ज़्यादा आउटपुट तो नहीं बना सकते हम। देखिए जो टेबल हमने बनाया था उसमें ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन था, इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट विद द मिनिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कर्व क्या है? ये कर्व नंबर 1 ये हमारे लिए क्या है? अटेनेबल कर्व है। दूसरा ये क्या शो कर रहा है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी सुन रहे? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को शो कर रहा है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या था? मैक्सिमम आउटपुट with the minimum allocation of resources। मैक्सिमम आउटपुट जो बना सकते हो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करके। अब एक बात बताओ, इकोनॉमी ए प्रोड्यूस करे, बी प्रोड्यूस करे, सी प्रोड्यूस करे या डी करे या सारे कर ले? ए और बी और सी, तो एक ही बचा, वो भी बोल दो। हाँ सर ए और डी में तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो वो स्मार्ट एलोकेशन नहीं है। करने से कर भी सकते हैं। जैसे आप बाजार गए पैंट और शर्ट लेने, आप खाली पैंट लेके आ जाए, मर्जी है आपकी। नहीं तो कॉम्बिनेशन बनाया, अक्लमंदी है कि भाई कॉम्बिनेशन बना लो। अगर मैं 10,000 रुपये की शॉपिंग करने गया हूँ तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो बन सकता है वो बन जाए। नहीं तो ये भी हो सकता है कि 10,000 के आप खाली जूते लेकर आ जाएँ, 10,000 की सिर्फ एक घड़ी लेकर आ जाएँ, 10,000 की सिर्फ एक बेल्ट लेके आ जाएँ, खाली एक वॉलेट लेके आ जाएँ जाफर जी से, 10,000 का सिर्फ एक ट्राउज़र लेकर आ जाए।
ये एक शर्ट लें, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अकल रैशनैलिटी यही कहती है कि आप बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक्वायर करेंगे, है ना। अब मैं क्या सारे ये जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी प्रोड्यूस कर सकता हूँ एक वक्त में? ऐसे फिर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ख़त्म हो गई, फिर तो मेरे रिसोर्सेज इन्फिनाइट हो गए कि मैं ए भी बना लूँ, बी भी बना लूँ, सी भी बना लूँ, डी भी बना लूँ। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज से हो सकता है। लिमिटेड रिसोर्सेज से तो ए बनाऊंगा तो बी सी डी को सेक्रीफाइस करूंगा, बी बनाऊंगा तो ए सी डी को सेक्रीफाइस करूंगा, सी बनाऊंगा ए बी डी को सेक्रीफाइस करूंगा। तो सारे कैसे बना लूं? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन और किसे किसे छोड़ देंगे, डी को भी छोड़ देंगे, ए को भी छोड़ देंगे, बी को भी। अब सी बताऊं क्या है? सी को कहेंगे, अब आपने तमाम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर दिया कि इतने रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स में, इतने रिसोर्स कैपिटल गुड्स में, और ये आउटपुट कंज्यूमर गुड का और ये आउटपुट, यानी कि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन में देखूं तो 5 यूनिट बन रहे हैं किसके? कंज्यूमर गुड के, और 2 यूनिट बन रहे हैं किसके? कैपिटल गुड्स के। इसे कहते हैं मेरा बेटा क्या? एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी कि आपने अमंग ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था उसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कपड़े लेने जाते बाजार में, कितने सारे ऑप्शंस को देखते हैं, फिर कोई खरीदते सारे तो नहीं है, खरीदते तो कोई एक ही है ना यार। तो जो जिसे खरीदते हैं रिसोर्स को एलोकेट कर दिया कि भाई दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। वो भाई देखो ना, मैं इन तीनों खवातीन को बाजार भेजूं 10-10 हज़ार रुपये लेके, एक ही दुकान में भेज दूं और बोलूं शॉपिंग यहीं से करनी है, तो तीनों एक कपड़े नहीं लेंगे ना। जो एक ने ले लिया वो कभी नहीं लेगी जलन के मारे कि भाई ये तो इसने ले लिया, मैं क्यों इससे अच्छा लूंगी, इससे बेहतर लूंगी। ढूंढ दुकान का बेड़ा गर्क कर देंगे, निकलवा के कपड़े फैला के। वो बेचारे पागल हो जाएंगे, लेकिन वो देखती रहेगी जब तक उसको नहीं कि भाई मुझे इससे बेहतर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन टू बी रिक्वायर तो यही है। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है? जहां आप अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर दें कि भाई दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट आई नीडेड टू बी रिक्वायर। सब करवाऊंगा बिलाल या अभी चैप्टर जैसे एलोकेट होगा हम एमसीक्यू पे जाएंगे मेरा बेटा। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जब चैप्टर खत्म कराऊंगा इंशाल्लाह आपको पूरी तैयारी होगी उस चैप्टर की, फिर कुछ भी पूछे एग्जामिनर इंशाल्लाह बाहर नहीं जाएगा आपके एरिया से। क्लियर होती है मेरी बात? एक हो गया प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एक हो गया एलोकेटिव एफिशिएंसी। क्लियर हो गया? तो फिर मेरा एलोकेटिव एफिशिएंसी पॉइंट बी पर होता, फिर मैं किसको छोड़ देता? ए सी। तो अब जब आप एलोकेटिव एफिशिएंसी को सी को सेलेक्ट करेंगे ना, तो बकिया चीजों को आपने क्या कर दिया? उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है? वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि बी सी को एक्वायर किया, बकिया सबको छोड़ दिया। समझो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो सिर्फ उस कर्व के ऊपर कितने कॉन्सेप्ट आ गए? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है? क्लियर होता है? अच्छा, अब ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व बना हुआ है आपके सामने इस वक्त दिख रहा है, कौन सा वाला कर्व? ये वाला कर्व जो अभी जो डार्क बना हुआ है, ये वो कर्व है जो आपके मैक्सिमम आउटपुट को दिखा रहा है फिलहाल कि इकोनॉमी इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी है ही नहीं ना भाई, तो कहाँ से बनाएंगे? लेकिन क्या रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ेगा सर रिसोर्सेज? वो बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में नए ऑयल, कोल, गैस, यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड, इसके नए रिजर्व निकल कर आ जाए, तो हमने एक अजम्पशन बनाई थी फिक्स रिसोर्सेज, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलो। अभी चाइना हमारी इकोनॉमी में 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दे तो भाई आउटपुट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव होगी नहीं होगी? पाकिस्तान में नए ऑयल, कोल, गैस, यूरेनियम के रिजर्व निकल कर आ जाएं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, बिल्कुल हो सकती है, लेबर फोर्स बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर चाइना हमें ये बोले कि नहीं हम पैसे नहीं दे रहे, लेकिन आपके मुल्क के अंदर हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे लोगों को, तो लेबर की स्किल सेट बेहतर होगी, लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा।
ऐसा ही है ना, आप समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? तो सर ये वो सारे इम्पैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड टू बी इंगेज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? सो ये कॉन्सेप्ट सारे जुड़े हुए इस कर्व से जो कि एमसीक्यू में पूछता है एग्जाम में। अभी आएंगे भी, ये लिखी हुई डिटेल भी आएगी, नोट्स में है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपना डिस्कशन भी करें ना, मैं खाली तस्वीरें दे दे के तो आपको नहीं पढ़ाना ना, तो आपकी अपनी स्किल सेट भी इंप्रोवाइज हो। तो ये मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ ताकि आप ये ट्रिगर पॉइंट बनाते ना, फिर उसके हिसाब से चलेंगे। अब समझिए, यहाँ से आगे बढ़े। अब यहाँ समझिएगा, क्या ज़रूरी है कि इकॉनमी यहाँ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हो? ये जो हमारे पॉसिबल पॉइंट थे, जैसे अब एक हमारे मुल्क की मिसाल लें, बताइए हमारा मुल्क अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है? जितना हम बना सकते हैं उसका आधे का आधा भी नहीं बना रहे सर। क्या थे यार ये इदारे, मतलब आप नाम, ये बेंचमार्क इदारे थे दुनिया के लिए। लोग देखने आते थे कैसे चल, पीआईए को लोग देखने आते थे, सैम्पलर मॉडल था दुनिया के लिए कि यार एयरलाइन ऐसे चलती है भाई। एमिरेट्स की पहली फ्लीट हमने दी थी उनको गिफ्ट। एमिरेट्स में मेजॉरिटी जो शुरू के एलीट पायलट थे सारे, वो पाकिस्तान के रिटायर पायलट्स थे। पाकिस्तान के होस्ट, एयर होस्टेस, स्टीवर्ड्स जो सारे होते हैं वो सब पाकिस्तानी देता था। रिक्रूटमेंट यहाँ होती थी एमिरेट्स की। मेरा एक दोस्त है साला बिलियनर हो गया, एमिरेट्स के स्टीवर्ड लगा था, अब तो वो ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके पढ़ के टेक्निकल ट्रेनर और वो पायलट भी बन गया, वो बिलियनर बन गया वो साला एमिरेट्स में। हमारे साथ उसने खेला बड़ा है, मोहल्ले में रहता था हमारे। तो भाई ये तो बनाया हमने स्टील मिल, भाई ये लैंडमार्क वो थे। लेकिन आपका भाड़ा निकाल दें सर डिपार्टमेंट्स का, तो फिर किसने वो करना है? तो इन इदारों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी थोड़ी ना है, तो रिवर्स में आ गए। अब तो ये ऐसी नौबत पे आ गए, इनको बंद करके जान छुड़ाने के चक्कर में लगे। ये हमारे वाइट एलिफेंट है इकोनॉमिक्स में, एक टर्मिनोलॉजी, सफ़ेद हाथी, जो दिखाने के नहीं, दिखाने का है बस, काम का वो नहीं है, काम इनसे कुछ नहीं होता। क्यों? अरबों रुपए का लॉस है, 600-700 अरब रुपए सालाना नुकसान में चलते हैं ये। इतना हमारा तालीम पे लग जाए पैसा, तो आज हम पता नहीं किधर पहुंचे खड़े हों। लेकिन इनको चलाना है, बंद नहीं कर सकते, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। कोई हुकूमत नहीं अपनी अपनी टेन्योर में हिम्मत करती इनको प्राइवेटाइज करने की, क्योंकि जब आप इनको बंद करोगे, इसमें तो सब पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई नहीं हैं। रोडों पे एहतजाज होगा, पीपल्स पार्टी, अब इसमें पीपल्स पार्टी ने भी लोग घुसेड़े हुए, इमरान खान की पार्टी ने भी लोग घुसेड़े हुए, एमकेएम के लोग भी हैं, नवाज शरीफ के लोग भी हैं। एक फैमिली, एक मिनिस्टर की फैमिली के 12-12, 20-20 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, तनख्वाहें लेते हैं। तो पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो कोई गवर्नमेंट बोलती भी जा यार, छोड़ो यार, 5 साल है पूरे करो, भागो इधर से, निकलो। बस कॉस्मेटिक करते, नज़र आने वाली चीज़ें होती है ना, बस भाई हाँ कॉस्मेटिक वाला काम सब यही करते हैं। लंगर खाना खोल दो, लैपटॉप बांटो, ये कर दो, वो कॉस्मेटिक वाला काम। रोड बना दो, चेपी लगा दो, ये कर दो, झंडे, बैनर, लाइटें वाइटें। देखा नहीं अभी इलेक्शन से पहले ऐसे जगमग करेगी आपका इलाका, बारिश के बाद आपकी हालत देखें क्या हो जाती है एक बारिश के बाद। अभी सब ने नोटिस ले लिया लियारी में जो बिल्डिंग गिरी, अभी जब बन रही थी तो क्या कर रहे थे तुम? वो बिल्डर तो भाग जाएगा क्योंकि उसने तो रिश्वतें खिलाई पड़ी हैं। वो उनको क्यों नहीं पकड़ते जो लोग ये लैंड का नक्शा पास करते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं ये? 27-28 लोग धोस दिया आपने। अब वो मैं उस दिन खबर में देख रहा था कि वो जो केपी की हुकूमत ने उसने ड्रोन खरीद लिए हैं, वो लाइफ जैकेट लगा के उड़ा रहे हैं। अब मर गए भाई, वो पूरी ख़ानदान उड़ गया, वहाँ 18-20 लोग बह गए पानी में। उस वक्त कहाँ था आप? अभी क्या बोले आदमी, बताओ। इंसान की ज़िंदगी की अहमियत ही नहीं इस मुल्क के अंदर। अब आप वो वीडियो बना ड्रोन उड़ रहा है, उसके अंदर लाइफ जैकेट लटकी हुई है, इधर उधर कर रहे हैं आप उसको। पहले करने के काम ही है ना, मरने के बाद करने के काम है लोगों के। घास खाते पता नहीं आम दिनों में बैठ के क्या करते हैं कोई। भाई सोचो, आपको तो हर साल सैलाब आता है आपके मुल्क में। आप लैटिट्यूड पे नीचे हो भाई, आपके मुल्क में हर साल सैलाब बनेगा। इंडिया आपसे ऊपर, चाइना आपसे ऊपर। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, भाई चाइना भी छोड़ता है। हम बोलते यूँ नहीं कि चाइना से हमारे ताल्लुकात अलग हैं। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, सबका पानी, नेपाल, सबका पानी अल्टीमेटली घूम फिर के किधर गिरेगा? क्योंकि आप नीचे हो लैटिट्यूड पे, आपकी टेल लगती है सारी अरेबियन सी के अंदर, तो पानी ने गुजरना ही यहीं से। तो आप बनाओ, डैम्स बनाओ, आपका थर है, थल है, इतने ये रेगिस्तान है भाई, ले जाओ पानी यहाँ पे, नालियाँ बनाओ, ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, आबाद कर दो सारे
अपने जितने भी सहरा, लेकिन नहीं, वो टेक्निकल काम करना नहीं है, हर साल का सैलाब है, उस पर अरबों रुपए की एड डोनेशन खानी है, काम ही नहीं करते कोई। कौन भुगते भाई, कौन भुगतती है? आम आदमी की ज़मीनें बर्बाद होती हैं, वो ज़मीनें छोड़ छोड़ के भाग के आके शहर में रह रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग हो रही है वहाँ गांव देहातों के अंदर, हर चीज़ का आउटपुट गिरता जा रहा है। हम एक एग्रीकल्चर मुल्क थे, अब हर चीज़ को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। भाई कर क्या रहे आप अपने लोगों के साथ? एक दिन आएगा मारेंगे लोग, खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी हमारे पास, डॉलर वैसे ही नहीं है, कब तक इंपोर्ट, कहाँ से इंपोर्ट? तो खैर बहरहाल अब क्या, तो हमारा मुल्क जैसे अगर मैं कहूँ तो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ पर, बोलो भाई, हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ पर? इसे क्या कहोगे, एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी? यह प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, नया कॉन्सेप्ट आ गया, इसको हम एक नाम दे देते हैं। इसको लेट्स से हमने नाम दिया था ना, ABCD नाम दिया था, ABC और D, इसको हम नाम दे देते हैं I, इनएफिशिएंसी। नहीं एलोकेट, अभी एलोकेशन तो यहाँ हो रही है, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। अभी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट। एलोकेशन तो पूरी तरह हो ही नहीं पाई, लेकिन कहने से कह सकते हैं कि इनएफिशिएंसी। सो ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी भी है और एलोकेटिव इनएफिशिएंसी भी है। इसको हम इनएफिशिएंसी तो आई से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा, अब अगर इकॉनमी किसी भी सूरत से इससे ज़्यादा आउटपुट बनाए, अगर लेट्स से वो इस पॉइंट से वर्टिकल चली जाए, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल चली जाए, या इस पॉइंट से इक्वेटोरियल डायरेक्शन में जाए, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर गया, तो भी कुछ आउटपुट बढ़ेगा। ऊपर क्या बढ़ेगा सर? अगर मैं इस डॉट से अपने आउटपुट को ऊपर की तरफ बढ़ा लूँ तो किसकी प्रोडक्शन बढ़ गई? पॉजिटिव चेंज इन वाई। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आगे बढ़ जाऊँ तो किसकी प्रोडक्शन बढ़ गई? डेल्टा एक्स। अब मैं अगर इक्वेटोरियल चला जाऊँ, जिसे 45 डिग्री का एंगल कहते हैं, तो किसकी प्रोडक्शन बढ़ी? सर अब एक्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वाई भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बोलो अग्री करते हो? अब हाँ, अब यहाँ एक सवाल आता है एमसीक्यू में कि अगर आप अपने अटेनेबल पीपीसी के बिलो या टू द लेफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हो और आउटपुट बढ़ाते हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 0। क्यों? नहीं सर, आप अंडर प्रोड्यूस हैं, सेक्रीफाइस क्या करेंगे? जैसे इस क्लास में 60 बच्चों के बैठने की जगह है, अभी बैठे हुए हैं 55, तो बताओ किसी एक नए बच्चे को बिठाने के लिए क्या मुझे किसी को बाहर निकालना पड़ेगा? लेकिन अगर 60 के 60 क्लासों में जो एडमिशन है वो हो गए, हमने 65 एडमिशन हो गए, मैनेजमेंट से गलती हो गई, क्लास में और कहीं जगह ही नहीं हमारी। अब हमने रूल बना दिया 9:10 के बाद अगर कोई आया तो हम उसे क्लास में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जगह ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब इकोनॉमी अंडर प्रोड्यूस कर रही है तो फिर किस बात की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? भाई दावत में चलना है, खाला के यहाँ लाजमी आज, अच्छा अम्मी सब में चलना है, गाड़ी में 5 लोगों के बैठने की जगह, अगर आप इंसानों की तरह बैठे, घर वाले तो अमूमन ऐसे। अब आपके घर में लोग हैं 7, 5 बैठ गए, अब एक आया मेरी जगह, बोला भाई अब्बू ने बोला अब तुम लेट करोगे तो यही होगा, अब हम यहाँ बैठ गए, तुम बाइक पे आ जाओ। नहीं अब्बू मेरी तो टांग टूटी पड़ी है, आपको नहीं पता, मैं तो मोच आ गई, मैं तो बाइक ही नहीं चला सकता। अच्छा यार चलो फिर एक काम करो, तुम उतर जाओ। भाई छोटे वाले को बोला तुम उतरो, बाइक पे नहीं आओ, तुम रक्शे में आओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब है कि एक को हटाऊंगा तो दूसरे को बिठाऊंगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में 4 बैठे हुए हैं और एक 5वां आदमी आए कि मुझे भी जाना है, तो आप किसको हटाएंगे? तो बैठ जाओ, जगह तो खाली है। सो जब इकोनॉमी अंडर प्रोड्यूस कर रही है तब इकोनॉमी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पे करती है। एमसीक्यू भी आया हुआ। अब ये पूछे ना कोई कि मुझे सर कैसे एमसीक्यू आते हैं, वो गधा है, मैं बताते जा रहा हूँ कैसे एमसीक्यू आ रहे हैं। अब ये लिखते रहे, जो नहीं लिख रहा भाई ये उसका अपना सवाब दी दे, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। ट्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है, ट्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है
ठीक हो गया। सपोज अगर इकोनॉमी जीरो पे परफॉर्म कर रही है, यानी कि जीरो पे मतलब यानी कि अंडर उसमें परफॉर्म कर रही है, अंडर प्रोडक्टिविटी, अब वो अंडर से थोड़ा ऊपर जाती है, तब उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब भी नहीं है ना भाई, एक चीज़ फुल कैपेसिटी पे चल ही नहीं रही। जैसे आपने एक जनरेटर लिया, वो जनरेटर 10 लाइटें, 2 पंखे और एक एसी चलाएगा। अब आप उस जनरेटर को ऑन करें, एक लाइट, एक पंखा और एक एसी चलाएं, अगली लाइट की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? कुछ सेक्रीफाइस करना है? आप चलाइए, अंडर कैपेसिटी पे रहें, क्यों बंद करूं मैं कोई पंखा या एसी? हाँ, अगर मैं उस जनरेटर को चला के 10 लाइटें, 2 पंखे, एक एसी चला रहा हूँ, अब फुल कैपेसिटी पे चल रहा है वो। मैंने बोला यार क्लासें तो और हैं, ये तो अंधेरा हो गया। मैंने फ़ोन किया जनरेटर वाले को, मैंने बोला भाई ये तो और क्लासों में तो रोशनी चाहिए। बोला सर कितनी लाइटें जलाई पड़ी हैं आपने? मैंने बोला 10 पंखे, मैंने बोला 2 एसी, बोला 1। मैंने बोला भाई तो ये चल तो रहा है फुल कैपेसिटी पे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो मैंने बता के बेचा है आपको। बोला नहीं यार अभी यार तो अंधेरा हो रहा है, लाइटें जला दो भले एसी पंखा। बोला हाँ, अब बात आई। अब अगर तुम 2 पंखे बंद करोगे तो 5 लाइटें और जला सकते हो, तो अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 5 लाइटें जलाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 फैन है, ये अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक चीज़ प्रोड्यूस ही, अब मतलब परफॉर्म ही अंडर कैपेसिटी पर हो रही है, सो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक हो गया। अब सुनिएगा, एक और नया कॉन्सेप्ट अब आने जा रहा है, ध्यान से रखिए। सारे एमसीक्यू वाले पॉइंट हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं उससे नहीं बता रहे, एमसीक्यू आए हुए हैं जो बच्चों ने हमें फीडबैक दे रखा है। ठीक है, आगे आइए, अब आगे बढ़े। अगला कॉम्बिनेशन आप ज़रा सुनिएगा। अगर इकोनॉमी इस कॉम्बिनेशन पर है और इस कॉम्बिनेशन से फॉरवर्ड मूव लेती है, बताओ क्या इकोनॉमी में आउटपुट लेवल बढ़ रहा है? यस सर। क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है? यस सर। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? यस सर। क्या रिसोर्स की एलोकेशन इंप्रूव हो गई? यस सर। इसे कहते हैं मेरा बेटा क्या? रियल ग्रोथ। इसे कहते हैं रियल ग्रोथ। व्हाट डज इट मीन? इंक्रीज। सुन रहे हो? रियल ग्रोथ का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। अब आप पहले से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब वो चाहे एक्स का करें या वाई का करें, वो एक अलग डिबेट है। दोनों का करें, हो सकता है खाली एक्स भी प्रोड्यूस हो सकता है, खाली वाई भी प्रोड्यूस। क्यों हो सकता है सर? ओ भाई अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। जब आप जनरेटर पे जिसपे 10 लाइटें, 2 पंखे, एक एसी चल सकता है, एक एसी, एक पंखा, एक लाइट जला रहे हैं, तो एक और पंखा चलाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना, 2 मजीद लाइट जलाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना, तो देयर इज जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट देयर इज अ ग्रोथ। बिकॉज ग्रोथ क्यों है? क्योंकि अब पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, पहले से ज़्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। दैट इज कॉल्ड रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। क्लियर? लिखते जा रहे हैं ये बातें। रियल ग्रोथ क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मोहित सियाल कह रहा है इकोनॉमी अंडर प्रोड्यूस क्यों करती? यार इनएफिशिएंसी है भाई। क्यों अंडर प्रोड्यूस करेगी? एक चीज़ है, मतलब इनएफिशिएंसी है, नहीं कर पा रहे आप अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, चीज़ें हैं आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, हाँ अभी तक तो ज़ीरो है क्योंकि मैं अपने फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे नहीं पहुंचा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आउटपुट को बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक हो गया। ये बताऊं क्या है ये पॉइंट? क्या है इस पॉइंट पे जितने भी कर्व हैं ये क्या शो कर रहे हैं पता है? ये शो कर रहे हैं मेरा फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये है मेरा फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। भाई इससे ज़्यादा आउटपुट फिलहाल नहीं बन सकता। तो जैसे जैसे आप रियल ग्रोथ अचीव करते हैं, आप कहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं? फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। और फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है? वो मैक्सिमम आउटपुट जो आपकी इकोनॉमी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर? क्लियर? पीछे दोस्त क्लियर? आपको उधर भाई पीछे क्लियर है? तो ये रियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल आ गया। ठीक है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ गई, एलोकेटिव एफिशिएंसी आ गई, ट्रेड ऑफ आ गया, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई।
ठीक, अब बोलो। हाँ, फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल वही है ना कि जो जिससे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट आप प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल। जैसे इस क्लास का फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है कि मैक्सिमम कैपेसिटी में हम इसमें 60 बच्चे या 80 बच्चे या वॉट एवर जितने भी हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि भाई हम 80 बच्चे बिठा सकते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे हम नहीं बिठा सकते। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की सर। हाँ सही, बिल्कुल ऐसे ही। ये इकॉनमी का है, ये इकॉनमी का है। हाँ बिल्कुल है। अबे हाँ, वही अजम्पशन तो भूल रहा था। शाबाश चीते। चौथा अजम्पशन, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यही अजम्पशन मैं भूल रहा था। नहीं बेटा, दुआ बेटा, अगर हम अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी रियल ग्रोथ में। सही है, क्या बोला मैंने? क्लियर होता है यहाँ पे? कोई मुश्किल अगर मैं आगे बढ़ूँ तो रियल ग्रोथ ये हो गई। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आया, नई ग्रोथ का कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स से मैंने अभी क्या बोला, देखो एक है हमारा अटेनेबल पीपीसी, एक है आउटपुट उसके टू द लेफ्ट, और एक आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है उसके राइट पर। ये है आउटपुट टू द लेफ्ट, ये है अटेनेबल के, इस डॉट के टू द लेफ्ट है ये, और ये कहाँ है मेरा बेटा? ये है टू राइट है ये, है ना? और ये क्या है बेटा? ये टू लेफ्ट है। अगर मैं टू लेफ्ट की बात करूं तो ये क्या है? अटेनेबल तो है बट इनएफिशिएंसी है। टू द राइट क्या है? अनअटेनेबल है। अबे जा ही नहीं सकता ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अम्मी अब्बू बचपन में दवाई कहाँ रखते थे? जहां आपका हाथ ना जा सके। जब उन्होंने देखा ये खच्चर जो है तो सीढ़ी वो कुर्सी पे चढ़ जाता है और ऊपर रख दी। ऐसे ही करते थे ना कि भाई पहले तो वहाँ रखते थे डाइनिंग टेबल पे, आप नीचे नीचे घूम रहे होते थे जब आप मकोड़े थे। फिर आप बड़े हो गए, वो भी बड़ा हो गया, मतलब कीड़ा, मतलब बड़े हो गए आप, तो फिर आप क्या खड़े हो गए, अब आप डाइनिंग टेबल पे हाथ डालने लगे, उन्होंने उठाया शेल्फ के ऊपर रख दिया। फिर आप थोड़े और बड़े हुए तो कुर्सी घसीट के आप डाइनिंग टेबल पे चढ़ा, उन्होंने बोला यार ये तो और ख़तरनाक हो गया भाई। अब तो गैलरी से सारी चीज़ें हटा दो। ये खुदा ना खास्ता गिरी ने अभी हमारे मोहल्ले में बेचारे वो उन्होंने टेरेस है बहुत बड़ा सा, उस पर वो बच्चा चढ़ गया ग्रिल के ऊपर, पूरे मोहल्ले ने शोर मचा दिया, नीचे कैच करने के लिए खड़े हुए थे वो भाई सो रहे हैं मियाँ बीवी, बच्चे छोड़ के, पता नहीं क्या चक्कर। बच्चा नहीं, अल्लाह ने बचा लिया। तू कैसी खतरनाक औरत है भाई। वो तो अच्छा वो बैल बजाई, जब दरवाज़ा खटखटाया तो उड़ गया वो भाई, उन्होंने फिर पकड़ा आके ना। तो ये होता है ना, बच्चे तो यार ना समझे, वो तो बेचारे अपनी वो उसमें तो दवाई को और ऊंचा रख देते थे ना। इसी तरह वो जो एरिया टू द राइट है वो डिज़ायरेबल तो है। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पहले से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, पहले से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, मुल्क की में खुशहाली आएगी, ग्रोथ आएगी, इनकम बढ़ेगी, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इकॉनमी चाहती तो है वो ग्रोथ, मगर ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वो वहाँ पहुँच नहीं पाती। अब देखो अमेरिका जो पूरी दुनिया में हमले करता है, तुम्हें पता है उसके पीछे रीज़न क्या है? रिसोर्सेज, उसका कंट्रोल। चाहे वो टेक्नोलॉजी तो उनके पास है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो क्या चाहते हैं कि भाई हमें दुनिया का कंट्रोल मिले ताकि हम दुनिया के रिसोर्सेज को रूल ऑफ कर सकें। बड़े बड़े बिजनेसेस हैं यार अमेरिका के अंदर, उन बिजनेसेस को रिसोर्सेज चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं अमेरिका की, अब वहाँ जो बिल्डिंगें वो बना रहे हैं वो 500-100 साल 200 साल के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ तो भौगोलिक डेवलपमेंट हो रही है और होती जा रही है। तो उनको बिजनेस चाहिए ना, वो बोलते हैं भाई बिजनेस ला के दो, क्या करो, हमला कर दो किसी मुल्क में, बर्बाद करो, फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन करो, वहाँ के रिसोर्सेज और मिनरल्स को काबू करो, वहाँ का पेट्रोल, ऑयल, गैस, यूरेनियम, कॉपर, ये है भाई, काबू करो, निकालो वहाँ से। तो रिसोर्स की वो एक एंगेजमेंट है। तो अब यहाँ से आगे बढ़कर बस हम अपनी क्लास को यहाँ रोकेंगे, अगली क्लास में समाप्त करके चैप्टर ये कल हम इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, और फिर हम जाएंगे स्टडी टेक्स्ट पे, और फिर स्टडी टेक्स्ट को गो थ्रू करके इसके एमसीक्यू करके आने वाली 2-3 क्लासों के अंदर इस चैप्टर को कर देंगे पूरा का पूरा
लॉक। फिर आपका टेस्ट होगा इसका, फिर बात करेंगे उस पर क्या फीडबैक है आपका। अब आगे बढ़े तो ये वाला जो कर्व है, ये कर्व किसे शो कर रहा है बेटा? ये कर्व किसे शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पोटेंशियल ग्रोथ। फुल पोटेंशियल पे थे, अगर मैं उस बैरियर को ब्रेक कर पाया, कैसे करूंगा? इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड कैपिटल गुड्स, ये सारे रीजन मैं लिखवा दूंगा। नंबर 1 इंक्रीज इन रिसोर्सेज, पहला असम्पशन ये लेता ना, फिक्स रिसोर्स, फिक्स टेक्नोलॉजी। तो अब क्या हुआ? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो गई, इंक्रीज इन रिसोर्सेज हो गया। अब कैसे रिसोर्स बढ़ा? कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आ गई, पाकिस्तान में नेचुरली कोई ऑयल कोल गैस का रिजर्व मिल गया, कोई नहीं, जैसे नहीं हमारे पास जो ये कोस्टल लाइन है, ये जो समंदर का हमारा ये पूरा हिस्सा है, अभी हमने ज़मीन पे ड्रिलिंग की है भाई, अभी समंदर में ड्रिलिंग बाकी है, और हमारे पास बड़े रिजर्व हैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर समंदर के अंदर। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। हम जितना बलूचिस्तान वाले एरिया में घुसते ना, कोस्टल एरिया में, अभी तो उधर इतने रिसोर्सेज, अभी तो ज़मीन हम नहीं पूरा कर पा रहे। इतने ऑयल कोल क्यों पाकिस्तान के साथ हर मुल्क जुड़ने के लिए फटाफट तैयार होता है भाई? वी आर रिच विद द रिसोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जाके होश आया तो ये हमारा आर्मी चीफ, इसने वो यहाँ अभी नहीं एक सेमिनार किया था स्टोन और जेम्स की, जिसका बिल अभी पास होना बाकी है। भाई पत्थर इतने अल्लाह ने कीमती दिए हैं हमें, वो हम पत्थर उठा के बेचें ना, लेकिन मसला ये है कि खुद नहीं करते, दूसरी कंपनियों को ठेका देते हैं, उस पर कमीशन खा के भाग जाती है गवर्नमेंट। हमारे पास जो प्रीशियस जेम्स हैं, जेम्स और स्टोन्स हैं, जो पहाड़ों से नहीं पड़े हैं, ज़मीनों पे पड़े हैं, उनको अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचें ना, तो पाकिस्तान अपना कर्जा 10 बार उतार दे, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप पत्थर उठा के बेच दिया अगर हम अपने, तो जी इतना अल्लाह ने इस मुल्क को दिया है। हमें को हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो अब हम सेमिनार्स में जाते हैं, सुनी हुई बातें, रिसर्च हुई हुई, इस पर काम हुआ हुआ है। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेट, गोल्ड साला रेकोर्डिक में सोना कितना है? जिस मुल्क के पास ऑयल हो, कोल हो, गैस हो, गोल्ड हो, वो मुल्क गरीब हो सकता है, वो इनएफिशिएंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट पीपल दैट वी हैव। शायद उसमें हम भी शामिल। तो हमारे लिए हम किसी अच्छे मुल्क में, ये कोई सही मैनेजमेंट के पास होता है, ये दुनिया की रिचेस्ट कंट्री होती। लोग यहाँ का वीज़ा लेने के लिए वाकई में अप्लाई कर रहे होते कि भाई हमें पाकिस्तान जाने दो, दे दो हम, लेकिन हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया सारे ने, हम सारों ने मिलकर, मुझ समेत, अनफॉर्चुनेटली। तो खैर बहरहाल इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रोथ। अब ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास। ये पोटेंशियल ग्रोथ का पॉइंट हो गया, जो ऐसे ये क्या है? पोटेंशियल ग्रोथ है, इट मीन्स इकोनॉमी इज नाउ एबल टू प्रोड्यूस बियॉन्ड इट्स फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इंक्रीज इन रिसोर्सेज होगा, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, वो सारे रीजन क्लियर हो रहा है जी? फर्स्ट चैप्टर है। मैंने अभी बोला ना, जब हम अपने फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बियॉन्ड जाकर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बियॉन्ड समझता अंग्रेजी में, उससे बाहर, टू द राइट, ये है क्या? प्रोडक्ट, ये है पोटेंशियल ग्रोथ। और जब हम उसी कर्व के अंदर अंदर कर रहे हैं अटेनेबल के नीचे, तो वो रियल ग्रोथ है। और पोटेंशियल ग्रोथ इकोनॉमी जो मुल्क डेवलप नेशन हो गए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया अभी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इंडिया था अभी थोड़ा सा ग्रोथ उनका स्लो हुआ है, ये जो गधे पनी की हरकतें जंग वंग में गए से उससे फ़र्क तो पड़ा है उनके मुल्क के ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो दुबई, सिंगापुर, ये भाई ये डेवलप नेशन होते चाहिए, तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। क्यों है? पोटेंशियल ग्रोथ अटेन कर रहे हैं, पोटेंशियल ग्रोथ। न्यूजीलैंड, हम रियल ग्रोथ में ही खेलते रहते हैं, ऊपर नीचे, हम पोटेंशियल फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे जाते ही नहीं। हम बोलते हमारी काफ से कच्ची है, हम ये पहली सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो। दुनिया आगे बढ़ती है, अपनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटी को बेहतर करती है। टर्शरी एक्टिविटी है कि भाई एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया, फिर उसको डेवलप कर लिया, तो इंडस्ट्री पे गए, फिर उससे ऊपर गए। हम पहले दूसरी सीढ़ी पे खेले जा रहे हैं, ऊपर नीचे बस कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़े मसाइल हैं। हमारे मसलों को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इस तरीके से, ठीक है? कोई
यहाँ से ये अब प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन देखो दे दी है सारे पॉइंट्स को लिख कर दिया है, ठीक है। आउटवर्ड शिफ्टिंग के रीजन लिख दिए, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड कैपिटल गुड, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। भाई बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं। स्टडी टेक्स्ट में 3 थे तो मैंने 3 ही लिखे, 1-2 और लिखवा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। ठीक हो गया मेरा बेटा। देखो, और वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमेशा होती है, लेकिन वहाँ मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप अपने फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल से बिलो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं मोहम्मद हमजा, तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है ना। क्योंकि देखो, अगर एक मशीन 10 यूनिट बना सकती है, अगर वो बनाई 2 रही है 3 रही है, तो फिर उसमें किस बात की अपॉर्चुनिटी, तो वो ये है। लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है बेटा। भेज दिया ग्रुप में ना, ग्रुप में भेजा, आज सुबह ही भेज दिए सारे नोट्स भेजा है ना, जो लोग हैं ग्रुप पे भेज दिए। तो ये डेफिनेशन आ गई, एप्लीकेशन आ गई, और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम स्टडी टेक्स्ट से पूरा रिव्यू करेंगे, इसको थोड़ा बचा हुआ चिल्लड़ विल्लड़ जो है वो पढ़ के ख़त्म करेंगे और MCQ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, पहला चैप्टर समाप्त। इसमें थोड़ा टाइम लगा बेटा, टाइम लगने की वजह है क्लास बन रही होती है, बच्चे आ रहे होते हैं। अब अगला चैप्टर मेरा वादा है आपसे 3-4 क्लासों के अंदर हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर फिर 3-4 क्लासों में ख़त्म होगा। अब तेज़ होगा सिलेबस। हाँ, 13 मेरा नहीं, मैं स्टडी टेक्स्ट से भी कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर टेस्ट भी लूँगा, ऐसे करेंगे। भेज दूंगा आज, बुक भी भेज दूंगा दुआ बेटा, आज बुक भी भेज दूंगा मैं इंशाल्लाह, बुक की PDF भी भेज दूंगा। ठीक हो गया। टेस्ट का बताएंगे बेटा, पहले पढ़ तो लें स्टडी टेक्स्ट से, फिर प्रैक्टिस कर लें स्टडी टेक्स्ट की, फिर बताएंगे टेस्ट इंशाल्लाह। चलें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह मुझे, आपको, मेरे आपके घर वालों को सेहत ईमान के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम।